So, ma'am, coming with why I chose sociology. So, I did my graduation in chemistry. तो उसके बाद जब फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि यूपीएससी करना है, तो मैम केमिस्ट्री का जब ऑप्शनल देखा तो एमएससी लेवल के काफ़ी टॉपिक्स थे. तो सोशो बीइंग दी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑप्शनल एंड इजी टू कवर, तो और मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं, तो यही प्राइम वो था कि यार ठीक है एग्जाम निकल जाएगा इससे. बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग सोशोलॉजी, तो वो जो चीजें होती हैं कि जो आपको सोसाइटी के बारे में और चीजें यू गेट इन डेप्थ नॉलेज, सो दैट ऑल्सो इंटरेस्टेड मी. मतलब बट ये बात की बात है. बट इनिशियल इफ आई वुड से टेकिंग सोशोलॉजी वाज दिस मोटिवेशन ओनली कि यार एग्जाम हो जाएगा. तो यहाँ पे मतलब आई वुड सजेस्ट टू यू गाइज ऑल्सो कि इंटरेस्ट भी ठीक है, वो भी होना चाहिए, बट आप थोड़ा सा ये भी देखो कि आप किस सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल पा रहे हो. मतलब देयर आर पीपल हु आर टेकिंग साइंस ऑप्शनल्स बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर, तो फिर वो उसको चेंज कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग यू गाइज टू चेंज योर ऑप्शनल्स ऑल टुगेदर, बट just मतलब be practical when you're choosing optional. Not just interest matters, it should be balanced with how that optional is performing, कितना syllabus है, क्या आप GS भी उसके साथ में कर पाओगे. So ma'am, this was the motivation behind choosing sociology. Now coming to the book list. First of all ma'am, I did the sleepy classes की videos of sociology. तो वो YouTube पे freely available है, तो those videos you can refer. मैम उसके बाद में मैंने एसेंशियल सोशोलॉजी बाय नितिन सांगवान सर की बुक है, तो वो पढ़ी थी, और उसी में मैंने जो स्लीपी क्लासेस के नोट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, ताकि मतलब एक आपका बेस मटेरियल होना चाहिए. आप जिस भी ऑप्शनल के हो, मतलब आप ये सोचो कि आपको एक हफ्ते में सब कुछ रिवाइज करना है फॉर योर एग्जाम, तो एक हफ्ते में आपका एक ही मटेरियल हो सकता है जिसको आप बार बार गो थ्रू कर लो. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप 4-5 सोर्सेज हो रखे हैं, उनमें से आप देख रहे हो. तो फिर मैंने नितिन सांगवान सर की बुक को मेरा बेस बना लिया था, और उसी में मैंने स्लीपी क्लासेस के जो मेरे पुराने नोट्स थे वो ऐड कर दिए थे. एंड मैम इसके अलावा पेपर 1 के लिए तुषार अंशु सर के नोट्स भी मैंने ऐड किए थे, एंड पेपर 2 के लिए उपेंद्रा सर के नोट्स ऐड किए थे फॉर फ्यू टॉपिक, लाइक वेरी सिलेक्टिवली. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस रिट्जर से भी मैंने किया था, जो रिट्जर वाली बुक है ओनली द थिंकर्स पार्ट, वो शायद एक ही चैप्टर है थिंकर्स का, और उसमें भी शायद 3 ही थिंकर्स हैं, वो किए थे वहां से. इसके अलावा मैम जो मेरे मेंटर रहे हैं धीरज सर, जो यहाँ पर यूपीएससी अखाड़ा में भी सोशोलॉजी कराते हैं, हिज गाइडेंस आल्सो हेल्प मी अ लॉट. लाइक जो आंसर्स मैं लिखती थी तो वो कांस्टेंट फीडबैक देते रहते थे कि ये ऐसे इम्प्रूव कर लो, तो वो दैट थिंग हेल्प मी. दिस इज there is this perception nowadays people who are the amount of people are taking sociology, so marks are decreasing. Like everyone is writing the same marks. हाँ जी, हाँ जी. That differentiate that and Okay. Okay. something extra. Okay. Ma'am, I would say, although to that examiner would be knowing what extra, but I would say while writing answers, whether in sociology or GS, I always focused on my presentation. Like मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्व होता है आपका कंटेंट का, वो कर्व वैसे होता है कि ठीक है, मतलब योर फर्स्ट ईयर में व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, से दिस इज द बेस लेवल, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो आपका विद ईयर कंटेंट बढ़ता है, मतलब आपकी नॉलेज बढ़ती है. बट आफ्टर 1-2 साल की पढ़ाई वो प्लेट्यू आउट हो जाता है. सो नाउ कंटेंट इज सेम फॉर एवरीबडी, सब सेम चीजें ही लिख रहे होंगे क्योंकि सेम ही मटेरियल्स पढ़ रहे हैं जो मार्केट में है. बट जो आप द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स, लाइक एडिंग डायग्राम्स, एडिंग एनी फ्लो चार्ट्स, जो थिंकर्स आप लिख रहे हो तो 1-2 एक्स्ट्रा थिंकर लिख रहे हो आप, क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट आप क्रिटिसिज्म भी दे रहे हो उस टॉपिक के, तो आप वो होलसम आंसर बना रहे हो उसको. यू आर नॉट जस्ट टेलिंग व्हाट the question is asked, but you're telling what the question is asking, but you are also telling उसके अलावा भी criticisms भी हैं और way forward इस चीज का ये है. So I think that thing matters, और presentation matters a lot. मतलब the way you present, like if you're an examiner, तो आपके पास एक कॉपी आ रही है जहाँ पे आपको चाहे कंटेंट कितना अच्छा हो बट आपको ढूंढना पड़ रहा है कौन सा थिंकर कहाँ पे है, तो nobody would like, मतलब after 1 or 2 answer everybody would get frustrated कि यार मतलब this is very cumbersome process, so they would deduct your marks, है ना. तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा चीजें मतलब डायग्राम्स एक्स्ट्रा डाले हुए, जो चीज लोगों ने लिख के एक्सप्लेन करी होगी वो चीज आपने वाया डायग्राम एक्सप्लेन करी हुई है, सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. दिस इज या यस मैम. Okay, so which subjects?
Sir, okay. Sir, initially I was confused between sociology and anthropology. So, sir, I would say तो आप इनके previous year questions देख लीजिए, मतलब जिनके साथ आप थोड़ा relate कर पा रहे हैं. और उस टाइम पे मैंने सोशो की NCERTs पढ़ी थी, तो फिलोसफी की भी NCERTs होंगी और सोशो की भी, तो आप इन दोनों की NCERTs पढ़ के देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट के साथ थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. और यू कैन टॉक टू द पीपल हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो आपको थोड़ा मार्क्स का ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि आप कितनी मेहनत करके, मतलब एक ये होता है ना कि एटलीस्ट इतना आउटपुट तो आ ही जाएगा. तो वो आप देख सकते हैं, ये सजेशन रहेगा. बट आप एक NCERTs एक बार जरूर पढ़ के देखिए, आपको उनसे अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी. वेलकम. हाँ जी. ओके. हाँ जी. सर, ट्रू तो यही था कि मतलब मैं जब थर्ड ईयर तक आते आते मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी केमिस्ट्री से, तो फिर मुझे था कि मुझे चेंज करनी है, मेरी स्ट्रीम ही चेंज करनी है. मतलब देन आई वेंट इनटू सिविल सर्विसेज, मतलब ऑल्दो इट वाज इन द बैक ऑफ माय माइंड स्टार्टिंग से ही, बट फाइनल ईयर में जब ये डिसीजन था तो इसीलिए मैंने तो केमिस्ट्री लिया नहीं था. फिर मैंने रहा का सिलेबस देख लिया था, उसमें MSc सॉरी हाँ जी. हाँ, MSc लेवल के क्वेश्चन, मतलब ऑनर्स के भी नहीं है सर, मतलब मैंने BSc ऑनर्स ही किया है केमिस्ट्री में, बट मास्टर्स लेवल के काफी टॉपिक्स हैं. तो फिर मुझे लगा था कि अब मास्टर्स तो साथ में हो नहीं रही है. मतलब आई डिड MA फ्रॉम इन सोशियोलॉजी फ्रॉम IGNOU, तो दैट वाज फ्रॉम ओपन. तो मुझे था कि रेगुलर अभी या तो तैयारी हो पाएगी या फिर मास्टर्स हो पाएगी, तो इसीलिए. हाँ जी, वही तो इसीलिए. सर, अगर आपने करी है ना MSc एंड यू आर कंफर्टेबल विद केमिस्ट्री तो आप ले लो, क्योंकि अब की बार भी आई थिंक 300 प्लस गए हैं जिनके हाईएस्ट. हाँ जी. हाँ जी. तो अगर आप कंफर्टेबल हो, आपने टॉपिक सब पढ़े हुए हैं, तो आप ले लीजिए. बट एक बार जिनके जैसे मार्क्स भी आए हैं ना, उनसे एक बार मैं ये बोलूंगी, ट्राई करो कि उनसे एक बार बात हो जाए कि मतलब उन्होंने कितना पढ़ा, कितना इनपुट दिया, और उनको तब जाके रिजल्ट मिला है. हाँ, बट गलत है तो 0. हम्म. हम्म. हाँ जी सर, मतलब आपने MSc करी है, आप कंफर्टेबल हो, आपको केमिस्ट्री पसंद है, यू शुड गो फॉर केमिस्ट्री. और मतलब बस एक सजेशन रहेगा, जो जिन लोगों का हो रखा है केमिस्ट्री से, उनसे बात कर लीजिए कि उन्होंने क्या पढ़ा था. मतलब ऐसा नहीं हो कि आप मिसगाइडेड होके और फिर आप 2 पेपर फिर आपको पता चले कि ये और करना था, ये और, क्योंकि गाइडेंस कम है केमिस्ट्री की. तो आप उनसे एक बार बात कर लियो और फिर यू शुड मतलब गो फॉर केमिस्ट्री. वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी. नो. ओके. यस. That's why you can go like you actually join the XCS services. हाँ जी. So how did you manage that? Besides Yes, ma'am. Initially, ma'am, I was into the block development and panchayat department. So, ma'am, then so I took EUL for my preparation. And ma'am, now I was in HCS and I was undergoing training at HIPAA Gurgaon. So ये तो मैम अभी इस ट्रेनिंग के साथ में ही किया था, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा सा आपको मिल जाता है टाइम पीरियड आपको प्रिपेयर करने का. मतलब पोस्टिंग आ जाती है देन इट बिकम्स हेक्टिक, बट ट्रेनिंग के टाइम पे यू कैन स्पेयर टाइम, तो तब ऐसे हुआ था. how was the मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था. मतलब आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर गिविंग इंटरव्यू एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इतने तो आ ही जाएंगे, बट स्कोर थोड़ा लो था, तो वो थोड़ा बुरा लगा कि रैंक भी खराब कर दी स्कोर ने. बट इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस. मतलब तीनों इंटरव्यूज का ही, मतलब 2 HCS एंड 1 UPSC. एंड हाँ जी. हाँ जी. ओके मैम, वन थिंग मैम विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जैसे जो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था मैम, फर्स्ट प्रीलिम्स में जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए थे, बट माई फोकस वॉज कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लूँ और मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज कवर कर लूँ. बट एनालिसिस पे बहुत कम फोकस था उस टाइम पे मेरा. तो जो अभी सेकेंड मेरा प्रीलिम्स था, इसमें मैंने अराउंड 2 डिजिट्स में भी टेस्ट नहीं लगाए. इट वॉज ओनली 8 to 9 टेस्ट. इनिशियली फर्स्ट प्रीलिम्स में मैंने आई गेस 50 से ऊपर टेस्ट लगाए थे.
और यहाँ पे सिर्फ मैंने 8 या 9 टेस्ट लगाए थे, बट मेरा फोकस ये था कि जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जब आप टेस्ट लगाते हो जो आपको पता चलते हैं। फर्स्ट इज कि जो टॉपिक आपने करा हुआ है और उसके क्वेश्चन आपके सही भी हो रहे हैं टेस्ट में, तो उस टॉपिक को आपको नहीं देखना है। मतलब इसका मतलब है कि वो टॉपिक कल को पेपर में भी आ रहा है और उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू डू इट राइट। दूसरे टॉपिक्स होते हैं कि जो आपने पढ़े हुए हैं बट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। थैंक यू। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो आपने करे हुए हैं बट गलत हो रहे हैं टेस्ट में, तो वो उन पे स्पेशली फोकस करना है। थर्ड जो होते हैं वो टॉपिक्स होते हैं कि वो आउट ऑफ नोवेयर आए हैं, रैंडम आए हैं, और उसमें भी 2 प्रोबेबिलिटीज होती हैं, या तो रैंडम क्वेश्चंस आए हैं, आपने अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, आपका सही हो गया, एक होता है चौथा कि आपका गलत हो गया रैंडम। तो उसमें मैम आपको ये एनालाइज करना है कि ये जो रैंडम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ट्राई किया सॉल्व करने का और ये मेरा सही हुआ, सो व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, हाउ आई केम टू द राइट आंसर, कि कैसे आया। तो आपको वो थॉट प्रोसेस जो है वो आपको और टेस्टों में भी अप्लाई करना है कि यार मैंने इस तरीके से सोचा था और ये सही निकला, तो इस तरीके से जब मैं सोचती हूँ या जब मैं ऐसे सोचता हूँ तो वो सही होता है, तो मैं ऐसे अप्रोच करने वाला हूँ रैंडम क्वेश्चंस को। और जो रैंडम क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं जिनसे आपका नेगेटिव में स्कोर जा रहा है, उन क्वेश्चंस पे आपको ये देखना है कि यार ये क्या, मतलब मैंने ओवरथिंक कर लिया या फिर जो मैंने कॉमन सेंस लगाई वो गलत डायरेक्शन में लगाई, तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो मैम ये ऐसे मतलब एनालिसिस बहुत ज्यादा किया था मैंने अभी सेकेंड अटेम्प्ट में। जैसे जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए थे मुझे था कि इनसे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो जो पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ गलत हो रहा है तो आई वाज लाइक कि यार ये चैप्टर रिवाइज करना है। सो एक और चीज इसी में आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि फर्स्ट प्रीलिम्स में जैसे अगर लक्ष्मीकांत मैंने उतनी बार पहले भी रिवाइज करी थी, मैंने उतनी बार उस टाइम पे भी रिवाइज करी थी, बट देयर वाज डिफरेंस इन रिविजन। जैसे पहले जब मैं रिवाइज करी थी मैं लक्ष्मीकांत उठा रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर चले जा रहा था, बट सेकेंड टाइम जब मैंने रिवाइज की वो ऐसे की कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के, जुडिशरी के गलत हो रहे थे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर से गलत हो रहे थे, तो जब भी मैं लक्ष्मीकांत उठाऊंगी सबसे पहले मैं जुडिशरी ही करूंगी, मैं पार्लियामेंट ही करूंगी, फिर मैं बाकी लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगी। तो ये एक चेंज था इस प्रीलिम्स में। हाँ जी, ओके सर। सर मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब देयर आर मस्ट कि आप जैसे मान लो कोई भी टॉपिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना टॉपिक होता है, तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक्स भी आपको 10-15 ही मिलेंगे, जैसे सुनामी का हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, फ्लड्स हो गए, तो यही टॉपिक्स हैं। तो ये आपने मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव डन दी अर्थक्वेक टॉपिक, आपने पढ़ लिया है, आपने नोट्स बना लिया है सब कुछ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके आपके मैक्सिमम 3 या 4 ही क्वेश्चंस आए होंगे इतने सारे सालों में अर्थक्वेक के ऊपर, तो आप उनमें से 4 अगर मान लो क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस भी लिख लोगे ना, आप उन 2 क्वेश्चंस को लिख लो जो कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है, तो यू आर गुड टू गो। और फिर उसके बाद में आप कहीं से भी अब फर्दर कुछ करंट अफेयर्स में आ रहा है अर्थक्वेक का, या आपने कहीं और से कुछ और आपको डेटा मिला, कोई अच्छा डायग्राम मिल गया, कोई फ्लो चार्ट बहुत अच्छा मिल गया, उसको आप उसी आंसर में जो साइड में आपके पास स्पेस होता है ऐड कर लो, कि अगली बार अगर मैं अर्थक्वेक का आंसर कहीं भी किसी टेस्ट सीरीज में लिख रहा हूँ या पेपर में फाइनल में आ गया, तो ये डायग्राम्स ऐड कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, अब आपका जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक है ना वो डन एंड डस्टेड है फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। मतलब वो वाला नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया, आंसर राइटिंग करी नहीं है, तो उनको कभी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आता है कि यार मतलब ये टॉपिक मेरा ना डन हो गया है फॉर एवर। तो मेरे साथ ये था कि टॉपिक हुआ, उसकी आंसर राइटिंग करी, तभी खत्म हो गया, अब आगे कुछ भी होएगा तो उसमें एड ऑन होएगा, बट ये बर्डन नहीं है कि यार ये भी बचा हुआ है, ये भी करना है। तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मैंने आपको बताया कि मोटे मोटे 10 टॉपिक्स है, सेम गोज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी कि 5-10 ही टॉपिक्स आते हैं, नक्सलिज्म पे आ जाएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ जाएगा, रेड लाइन कॉरिडोर, बोलते हैं सेम ही है, मतलब घुमा फिरा के लैंग्वेज में वो पूछ लेते हैं। तो ये मेरा मेंस के लिए फर्स्ट ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। सेकंड ये रहेगा कि अगर मान लो अब जब आप मेंस के पीरियड में हो, कि आप मेंस की तैयारी कब करते हो, या तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करते हो आप मेंस की तैयारी, या फिर आप तब करते हो जब प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तो आप प्री करोगे, 2-3 महीने पहले, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको तो थोड़ा देना पड़ता है, 3 या 4 महीने भी देने पड़ते हैं, तो उसके पहले का जो पीरियड है उस टाइम पे आप जो मेंस की तैयारी करते हो, तो उसमें सर टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब आपको टेस्ट जो आप दे रहे हो फिर आप उसको कैसे एनालाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो टेस्ट सीरीज में सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि पहले तो आपका पेपर कंप्लीशन होना चाहिए, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि पेपर कैसे भी करके कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं आप 10 क्वालिटी आंसर्स लिख दो और 10 छोड़ दो, है ना। तो पेपर कंप्लीट होना, फिर अगर आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है फिर हम बात करेंगे कि क्वालिटी अब कैसे इंप्रूव करनी है। फिर क्वालिटी इंप्रूव करने पे वही चीजें आती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखो, उनको अपडेट करते रहो कि यार ये नया डायग्राम मिल गया है, ये कहीं न्यूज़पेपर से नई रिपोर्ट मिल गई है जो इस क्वेश्चन में कोट की जा सकती है, ये केस स्टडीज में आ सकती है। तो दैट शुड बी द गेम आई गेस इन दैट। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी। हम्म हम्म हम्म, हाँ जी। ओके मैम, इसमें देखो आंसर राइटिंग जिससे आप पूछ रहे हो कि सबसे पहले तो मैम आपका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, कि आप एक बार मेंस के पूरे सिलेबस से यू आर गॉन थ्रू दी सिलेबस, देन ओनली यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। और फिर मैम इसमें सबसे पहले तो मेरा यही होता है कि आप पहले टॉपिक्स के आंसर्स लिख लो, फिर उसके बाद में आप पेपर लगाओ पूरा जो आप लिख रहे हो, क्योंकि जैसे आप कोई भी पेपर ले लो, आप GS3 ले लो, तो इट इज नॉट जस्ट कंसिस्टिंग ऑफ वन टॉपिक। फॉर एग्जांपल इट हैज इकोनॉमी, इट हैज इंटरनल सिक्योरिटी, इट हैज एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आई गेस इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। तो 4 टॉपिक्स हैं। तो आप एक इकोनॉमी पढ़ के आप नहीं लिख सकते हो उसका टेस्ट, है ना, पूरा। तो आप पहले तो ये ट्राई करो कि आप PYQs कर रहे हो फ्रॉम द टॉपिक्स यू हैव कंप्लीटेड, उसके बाद आप पूरा टेस्ट लिख के देखो, और फिर उस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लो आप बहुत अच्छे आंसर्स भी लिख रहे हो PYQs के, बट व्हेन यू आर राइटिंग द होल टेस्ट यू आर नॉट इवन एबल टू कंप्लीट द टेस्ट, देन यू विल गेट टू नो कि यार ठीक है, कंटेंट अब एक सही ठीक ठाक प्रिपेयर हो चुका है, बट अब इशू जो आ रहा है कि स्पीड का इशू है, तो आप उस पर वर्क करोगे। तो ये सजेशन रहेगा मेरा। हाँ जी। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। ओके। हाँ जी। हाँ जी। मैम मतलब जो जो भी सारी आपने अप्रोचेस बताई हैं सारी वैलिड हैं, बट इट डिपेंड्स, मतलब आपका क्वेश्चन कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज अ सुनामी, explain the reasons for the 2004 tsunami. So what is a tsunami? If they've asked, so you have to start with tsunami की definition, कि ये definition है, और वो फिर लिख सकते हो कि according to this organization ये definition है। तो उससे एक वो हो जाता है कि आप ऐसे random definition नहीं लिख रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को भी कोट कर रहे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैम अगर मेरे को एक क्वेश्चन अप्रोच करना हो, तो पहले आई वुड राइट द डेफिनेशन, देन आई वुड गिव द डेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इतने परसेंट ऑफ अर्थ का कवर इज प्रोन टू सुनामी, है ना। तो ये देन यू विल गो टू द बॉडी ऑफ द आंसर। तो मैम इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि जनरली जब आपको सटीक डेफिनेशन पता है, जैसे मेरे साथ यही होता था, जब मेरे को पता होती थी तो आई यूज्ड टू राइट दैट, और जहाँ से मैंने वो डेफिनेशन उठाई थी, जैसे वर्ल्ड बैंक की है या जिसकी भी है, तो उसका भी लिख देती थी। बट जब कुछ पता ही नहीं है और वेगली समझ ही नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करे, तो कोई डेटा से स्टार्ट कर दिया। वरना मतलब आई यूज्ड टू नॉट यूज डेटा फॉर इंट्रोडक्शन, आई यूज्ड टू यूज डेटा फॉर एग्जाम्पल्स और फॉर सब्सटैंशिएशन ऑफ माई बॉडी वाले पॉइंट्स। तो फॉर इंट्रोडक्शन आई यूज टू प्रेफर डेफिनेशन, बट जहाँ पे आपको कुछ आ ही नहीं रहा है बट कोई आपको ऐसे डेटा याद आ रहा है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब हाँ, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई एक्ट आया ही 2005 में हो, और आप 1995 लिख रहे हो कि भाई तब आया था, तो मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा स्टार्क डिफरेंस हो जाता है, तो उनको पता चल जाएगा कि यार आप पागल बना रहे हो एग्जामिनर को। सो दैट शुड नॉट बी द केस। बट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का एक्ट है, आपने 20-21 लिख दिया, मतलब
ट्राई टू अवॉइड दैट, बट इनकेस अगर कहीं हो जाता है तो बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि आप उस एक कि आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू एनडीएमए एक्ट कॉमा करके आपको ईयर याद नहीं आ रहा है, आपने 1 मिनट लगा दी वहां पे कि यार मैं 19-20 लिखूं 20-21, इससे अच्छा तो आप छोड़ के आगे चलो। तो वहां पे बस टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। बाकी आप थोड़ा बहुत यार ऊपर नीचे चल सकता है, मतलब अब एग्जैक्ट नंबर्स तो किसी को भी इतने याद नहीं होते। देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके आपको एग्जैक्ट डेटा याद होते हैं बट यू कांट मेमोराइज। हाँ जी, yes. हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी। ओके सर, ये सर वही मैंने जो बोला कि मेंस तो मेरा हमेशा से थोड़ा स्ट्रांग रहा है। और जो प्री की बात है तो सर प्री में जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने यूपीएससी का दिया था 2022 में, तो कुछ ऐसे गलतियां थी जो मैंने कर दी थी, तो बट फॉर्चुनेटली 1 महीने बाद मेरा हरियाणा का प्री था, वो क्लियर हो गया, तो फिर मैं मेंस की साइकिल में एंगेज हो गई थी। उसके बाद में यूपीएससी वाले प्री पे भी फिर मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा गलत हो रहा था, तो जैसे मैंने अभी मैम ने पूछा तो उनको बताया था कि जो आपकी वीकनेस है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसको मतलब बरकरार रखना है। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि आप जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, और पता चला वहां 2 नंबर आ गए, वहां 10 नंबर गए, सो योर नेट इज नेगेटिव। तो दैट इज वन थिंग सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर नेक्स्ट तो बस यही है कि कंसिस्टेंट रहो, मेंस थोड़ा सा अच्छे से कर लो, मतलब उसको स्टार्टिंग से मेंस आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप मार्क्स भी देख रहे हो, प्री के मार्क्स कहीं दिख नहीं, मतलब नहीं जुड़ते हैं। इंटरव्यू का जो स्कोर होता है वो वैसे ही वेटेज कम है, और साथ में इंटरव्यू का स्कोर आप शील्ड कर सकते हो विद योर मेंस मार्क्स। सो मेंस वाज ऑलवेज माय फोकस, तो आई वुड से मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। हाँ जी। ओके सर। सर एसए एथिक्स में जैसे एसए का अगर मैं बताऊं तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद एनेक्डोट, तो आप वो कर सकते हो अगर आपको सूट करता है तो। मतलब मेरा जो एनेक्डोट होता था वो जनरली ऐसा होता था, मैंने जब भी रिव्यू करवाया था, कि वो बहुत ही अच्छी स्टोरी पे स्टार्ट होता था, कि लोगों को लगता था कि यार नहीं और पढ़ें, क्या है, कहाँ जा रहा है। तो मतलब आई वुड से जो आपको सूट कर रहा है, अगर आप एनेक्डोट अच्छा लिख पा रहे हो यू कैन स्टार्ट विद इट। there are people who start with a quotation only, there are people who start with explaining the essay, मतलब what is the topic। तो आपको जो सूट करा आप उस पे जैसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऐसे की बात करूँ तो मेरा जनरली ऐसा होता था कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती थी बट एंड तक आते आते थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाता था, और मेरा कंक्लूजन थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसे लाइटर नोट पे होता था, जबकि स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी। तो मुझे मेंटर से यही सजेशन मिला कि यार कंक्लूजन पे ध्यान दो, वो तुम्हारा नेचुरली अच्छा है, तो मैंने कंक्लूजन को फिर इम्प्रूव करा था। तो ऐसे जब आप लिखोगे एक दो ऐसे आप चेक कराओगे तो आपको जहां लग रहा है कि जहां पे फोकस करने की जरूरत है तो वहां पे ध्यान दीजिए। तो ये मतलब ऐसे यार बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब उसके लिए ना कोई वो नहीं है कि बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप ऐसे एनेक्डोट से लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ये है कि आपको अपने लेवल पे देखना पड़ेगा कि क्या कमी है, क्या हुआ है। नाउ कमिंग टू एथिक्स, तो उसमें आई वुड से कि मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत यूज करे थे। मतलब जो नॉर्मल अपने 10 क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस वाले, और आई गेस 6 या 7 केस स्टडीज होती हैं। तो जो केस स्टडीज थी उनमें मतलब जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं वो तो यूज करे थे, रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल्स यूज करे थे कि आई डिड नॉट डू दिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी की कोई बात है, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है अगर आपके पास अपनी लाइफ का, या अपने कोई फ्रेंड की किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया हो कि माई फ्रेंड डिड दिस which was a clear cut example of integrity or hard work or consistency or something like that। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज रिवॉर्ड होती है वहां पे जब आप ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखते हो एथिक्स में। और इसके अलावा सर केस स्टडी में भी यही था कि आप उनको जितने आप सॉल्यूशंस, एक तो केस स्टडीज में आपको ये बताना होता है कि इसको कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कम से कम आप 3 तरीके से तो उसको बताओ कि ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास और मैं ये एक ऑप्शन या 2 का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा या यूज करूंगी। और आपकी अप्रोच सेंसिटिव भी होनी चाहिए टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, प्लस प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सम वीकर सेक्शन, ठीक है, तो यू शुड बी सेंसिटिव टू देम, बट ऐसा नहीं हो सकता आप उसको बैलेंस करने के चक्कर में आप पूरी डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर ही बिगाड़ दो।
वो ऑप्शन चूज करने के लिए। तो केस स्टडीज में मुझे लगता है एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड। सो दैट वाज माय गो टू। हाँ जी, ओके। आपने दिया था अभी एग्जाम में भी? ओके। तो यार देखो, सी सैट मतलब अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कहीं से कोई सी सैट की कोचिंग नहीं ली थी। तो मैं ऐसे ये भी नहीं बोल सकती हूँ यहाँ से कोचिंग ले लो सी सैट कर लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा पीसीएम था 12th में, तो आई वॉज गुड विद मैथ्स। सेम गोज विद इंग्लिश, मीडियम ही था तो इंग्लिश भी ठीक ठाक हो जाती थी। बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे 2013 से लेके अभी 2021-22 तक के सारे। तो उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, जैसे अपने जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये टाइम मतलब टाइम डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डेट निकाल दो, इस दिन इस महीने में ये डेट थी तो 2070 में कौन सी डेट होएगी, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं ना। तो जैसे वो क्वेश्चंस हमें कहीं नहीं पढ़ाते हैं, ना स्कूल में ना कहीं। तो उनकी यूट्यूब वीडियो देखनी ऐसे रैंडम, मतलब कोई भी वो टॉपिक डाला, यूट्यूब वीडियो देखी, उस टॉपिक को डन किया कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन आ गया तो 2.5 नंबर तो इसके है। साथ में ऐसे ही और भी मान लो कोई टॉपिक है इजी सा है, जैसे एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको लग रहा है उनमें इशू आ रहा है तो आप उनको कर लो। नंबर सिस्टम है, जैसे नंबर सिस्टम आप मतलब ऐसा टॉपिक है जो अगर आप करोगे तो आपको वो रिटेन होएगा और वो जो इनपुट है उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, वो मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ कि भाई तुम यूट्यूब से पढ़ लो। मतलब पहली बात, मैं मैथ्स वाली हूँ, मेरे से ही नहीं होता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब आप 10 मिनट लगाओगे क्वेश्चन पे, वो आंसर गलत निकलेगा आपका। तो उन क्वेश्चंस को मैं बोलूंगी आप अवॉइड करो। और सी सैट में आई वुड से मेजरली स्ट्रैटेजी ये नहीं होती है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सी सैट में स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि सी सैट में मैथ्स आ जाती है तो हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा होता है, फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है, तो हमें लगता है कि निकाल के ही मानेंगे इसका आंसर। सो दैट शुड नॉट बी द केस। आपको ये होना चाहिए अरे नहीं निकल रहा है, आई गेस 45 सेकेंड या 1 मिनट दो एक क्वेश्चन को, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो। और इसके अलावा पैसेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पैसेजेस आजकल आ रहे हैं, जैसे इस बार बहुत इजी पैसेजेस आए थे, तो आई गेस मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे पैसेजेस इस बार, और लास्ट टाइम मैंने 3-4 छोड़े थे पैसेजेस। तो उसमें एक सजेशन रहेगा कि वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बट जनरली जैसे जो अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि क्या अजम्पशन आप बना रहे हो, तो मेरे साथ ऐसा होता था और मैंने औरों से भी बात करी कि लोगों के साथ जनरली होता है कि अजम्पशंस वाले गलत ही होते हैं। जो भी हम अजम्पशन बनाते हैं, यूपीएससी कोई और ही अजम्पशन बना के बैठी हुई है, ऑब्वियसली इट इज यूपीएससी तो बनता है। तो वो वाले क्वेश्चन फिर मैं छोड़ देती कि यार कुछ भी अजम्पशन बनाएंगे तो ये गलत ही मिलेगा, तो फिर उन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ मतलब दिया था। तो बाकी आप एक बार पैसेजेस सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था मेरा, अगर आपके भी वो वाले क्वेश्चंस गलत है तो यू कैन लीव दोस क्वेश्चंस। और हाँ, टफ तो काफी था मैम। एक तो ना मतलब सी सैट में मुझे जो लगता है कि जो बहुत बच्चों के साथ इशू आता है कि ना वो वहीं बैठ के एग्जाम में ये करने लग जाते हैं कि पेपर तो बहुत टफ आ गया है, वहीं पे इवेलुएट करने लग जाएंगे कि मतलब ये भी नहीं हो रहा है मेरा, वो भी नहीं हो रहा है, ये तो पिछले साल से भी टफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ये सोचो, इफ इट्स टफ फॉर यू इट्स टफ फॉर एवरीवन। लाइक अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे तो औरों के भी नहीं आ रहे हैं। तो और जैसे मैंने बोला कि सी सैट में मेन गेम वहां पे हिम्मत नहीं हारने का होता है। कि सी सैट में ऐसा हुआ था, लोगों से 30 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हुए थे, मैंने अराउंड 50 कर लिए थे। वो अलग बात है, मार्क्स सेम ही है, मतलब कई लोगों के मतलब बस पास ही हुई हूँ मैं 1 या 2 क्वेश्चन से। बट ये कि सी सैट में मेरा ऐसा हमेशा रहा, लास्ट टाइम भी मेरा सी सैट क्लियर था कि मैं सी सैट, मेरे को पता था कि मैं क्लियर कर लूंगी इसको, चाहे 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से, बट आई वुड बी एबल टू क्लियर। तो सी सैट में मेन ये है कि वहां पे क्वेश्चन आप स्किप करते जाओ, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगले पे चलो, ये नहीं आ रहा अगले पे चलो। यू हैव टू जस्ट फाइंड द फ्रूट्स जो जहरीले नहीं है, जो आप खा सकते हो, जिनसे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो सी सैट में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में। वेलकम। हाँ। ओके यार देखो, जब 2 ऑप्शंस आ जाते हैं ना तो मैं ये बोलूंगी अटेम्प्ट कर दो उस क्वेश्चन को। हाँ, उस क्वेश्चन को नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ने नहीं होते हैं, वही क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने के होते हैं। मतलब जब आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हैं तो आपकी तो 50-50 हो गई है प्रोबेबिलिटी, नहीं 50-50 नहीं और भी कम हो जाती है कि मतलब आपका
करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके नहीं यार देखो, अब इसमें ना फिर एक अलग पूरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो वो वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से पता होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। लाइक माय एक्यूरेसी वाज नॉट दैट गुड, कि कई बार ऐसा होता था कि जो क्वेश्चंस मुझे बहुत मतलब जो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से करे थे उनके क्वेश्चंस भी गलत हो जाते थे। सो आई वाज नोइंग कि माय एक्यूरेसी इज नॉट गुड, सो आई हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स। जैसे अगर कोई बच्चा है, देयर आर पीपल जो 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 100 में से 65 सही होते हैं, आराम से प्री क्लियर होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो तो आप रिस्क मत लो, जो 2 वाले ऑप्शंस हैं उनमें बिल्कुल रिस्क मत लो अगर आप उन लोगों में से हो। बट अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो एनीवेज आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनसे, तो यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू अटेम्प्ट बाकी क्वेश्चंस। तो आपको अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आपकी इन जनरल एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर जो ये ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे आप 2 आंसर तक एलिमिनेट कर ले, तो 2 ऑप्शन तक, तो आप मत ज्यादा मतलब रिस्क मत लो, आप अपनी एक्यूरेसी का सेफ खेलो आप मतलब। और अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो देखो आपको लेना पड़ेगा एनीवेज, क्योंकि पेपर फिर क्लियर नहीं हो रहा है उसके बिना। तो ये जो क्वेश्चंस है ना कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो ये वाला भी एक बार खुद का एनालाइज कर लो कि कहाँ पे जब हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने नंबर बन रहे हैं। कई लोग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 120 नंबर, मतलब 120 तो खैर ज्यादा ही परफेक्ट हो गया, बट 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 65 सही है, अराउंड 110 नंबर आ रहे हैं लोगों के, या 100 से ऊपर तो आ ही रहे हैं, तो क्लियर हो रहे हैं एनीवेज। और कई लोगों के 90 95 करके उतने नंबर आ रहे हैं। बट द थिंग इज कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक्यूरेसी खराब है तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी, मैं रिस्क लूंगी। तो ये हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। तो आप अभी वाला प्रीलिम्स दे रहे हो? अच्छा ये स्किप करो, अगले साल दे रहे हो। तो फिर अभी आप दिसंबर तक पूरा मेंस करो, डू योर ऑप्शनल थोरोली एंड डू योर जीएस। और ऑप्शनल की तो मैं बोलूंगी 2 बार आंसर राइटिंग कर लेना कम से कम, और जीएस भी अपना अच्छे से करो। और जैन से आप प्री ओरिएंटेड हो जाना, क्योंकि आपका प्री लास्ट टाइम हुआ था क्लियर, नहीं हुआ था ना, तो फिर प्री के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आप थोड़ा जल्दी मतलब, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है मेंस के लिए, आप दिसंबर तक अच्छे से मेंस करो। जैन में भी थोड़ा सा मतलब 15 दिन तक कर सकते हो मेंस, जैन 15 से तो आप बिल्कुल प्री ओरिएंटेड होके पढ़ाई करना। तो हाँ जी, अभी आंसर राइटिंग करो दबा के, अच्छे से उसको कर लो। वेलकम। हाँ जी। यार ऑप्शनल के जैसे मैंने सोशोलॉजी, तो मैंने 2 टॉप मतलब 2 यूनिट्स होती है हमारी शुरू में, तो उसके मैंने स्टार्ट किए थे नोट्स बनाने आफ्टर माय यूपीएससी का प्रीलिम्स व्हिच आई फेल्ड। तो फिर मुझे उसके बाद पता चला कि यार 2 यूनिट में इतना टाइम लग गया है बनाने में नोट्स, और नोट्स फिर बने तो ठीक थे बट इतना टाइम लग गया। और फिर हरियाणा का मेंस आ गया था, मतलब हरियाणा का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो फिर मुझे लगा कि या तो अब नोट्स ही बनेंगे या आंसर राइटिंग ही होगी। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी नितिन सांगवान वाली बुक को बेस बना लिया कि इसी से पढ़ लूंगी, बार बार रिवाइज कर लूंगी और आंसर राइटिंग कर लूंगी ज्यादा। तो मेरी वो स्ट्रैटेजी थी। बट अगर आपके पास टाइम है, जैसे आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आपका जो भी ऑप्शनल है आप नोट्स बना सकते हो अभी आराम से, क्योंकि आप अभी मेंस वाले उसमें नहीं हो। मेंस में फिर आपकी अलग प्रायोरिटीज हो जाती है, अगर आपका मतलब नहीं पहले से नोट्स है तो आप फिर आंसर राइटिंग पे फोकस करो। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से अभी नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? ओके, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार प्री के लिए देखो नोट्स तो मत बनाना, मतलब मैंने नहीं बनाए थे नोट्स प्री के लिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ लेना थोड़ा सा, मतलब टच में रहना न्यूज़पेपर के। ऐसा नहीं आप 2-2 घंटे दे रहे हो, शुरू में दे सकते हो, बट अगर अभी यही वाला आपको प्री देना है तो आई वुड से कि 2-2 घंटे में मत दो न्यूज़पेपर को। आप जो मैगजीन्स होती है उनको कर लो और उनको बार बार कर लो। हाँ जी, आपने मंथली करी है ना सारी, तो मंथली में आपने मार्क करा है कि ये पीटी की इन्फॉर्मेशन है, ये मेंस की है, तो ऐसे मार्क करा होगा ना, तो मंथली करो। बट मंथली में ना करने का जैसे तरीका होता है कि आप मंथली उठा लो सारी, लाइक लास्ट ईयर आपने जून से स्टार्ट करी होंगी, तो जून से लेके अभी तक की सारी मंथली उठा लो। पॉलिटी जिस दिन कर रहे हो सिर्फ पॉलिटी करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पॉलिटी वाली मतलब सारे सेक्शंस को निकलवा के
सारी पॉलिटी एक तरफ आप बाइंड करा लो, तो आपकी एक वो पॉलिटी वाली बुकलेट होगी, तो एक तरीके से वो आपकी पीटी ही बन गई है, क्योंकि आपने उसमें पहले से अंडरलाइन कर रखा है, तो आप उन्हीं प्री ओरिएंटेड चीजों को बार बार करो, क्योंकि पीटी में वही चीज आती है, बस वो लोग खुद से करके ये काम आपको दे देते हैं, आपको नहीं करना पड़ता है। तो बट इफ यू हैव रेड दैट, तो आई वुड से कि वो बेटर है, क्योंकि मैंने ये ऐसे ही करा था। मैंने भी मंथली पढ़ी थी, दोनों पर्सपेक्टिव से, प्री मेंस। बट जब प्री आया था तो मैंने अंडरलाइन करा हुआ था कि यार ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मंथली से वो रिवाइज किया था, मैंने पीटी नहीं करी थी इतनी।